नमस्कार। प्रयागराज के इस संगम तट पर आज तक के इस धर्म संसद में आप सभी लोगों का स्वागत है। हमारी ये धर्म संसद दुनिया भर के लिए कौतूहल का भी विषय है और दुनिया भर से लोग, तकरीबन 40 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है। लोग निमंत्रण देने जा रहे हैं, लेकिन कोई अगर होस्ट यहाँ है जो यहाँ मेजबानी करेगा तो वो नाम केशव मौर्य हैं, क्योंकि केशव मौर्य डिप्टी सीएम उत्तर प्रदेश सरकार, लेकिन प्रयागराज के बेटा और प्रयागराज के होस्ट। सर, मैं सही तो हूँ? एकदम सही है आप। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि अतिथि देवो भव की भावना से ओतप्रोत संपूर्ण भारत और तीर्थराज प्रयाग, जहाँ हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और हर 12 वर्ष में कुंभ और महाकुंभ और हर वर्ष माघ मेला, तो कहने के लिए तो यह सच है कि हम लोग चूँकि प्रयागवासी होने के कारण से मेज़बान भी हैं और यहाँ के जो प्रधान देवता के रूप में जाने जाते हैं भगवान बेड़ी माधव जी, वह इस संपूर्ण कुंभ मेला हो माघ मेला हो वही सारी व्यवस्था संभालते हैं। हम लोग तो प्रतीकात्मक। बिल्कुल, लेकिन व्यवस्था की आपने बात छेड़ दी। आपका बचपन गुजरा होगा, न जाने कई कई कुंभ आपने देखे होंगे। तो केशव जी, कैसा था पुराना कुंभ और इस बार का जो कुंभ है, कहा जा रहा है कि सबसे हाईटेक और सबसे बड़ा कुंभ इस बार महाकुंभ हो रहा है, तो पहले कैसा था और क्या अंतर आप देखते हैं? देखिए, पहले और अब में अंतर लगातार इसलिए बढ़ रहा है। 2019 का अर्धकुंभ था जिसमें आप सब लोग आए थे और 2019 के अर्धकुंभ में 24 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई थी, ऐसा आंकड़ा आया है। और उस आंकड़े के क्रम में जब 24 करोड़ लोग उस कुंभ में 19 के अर्धकुंभ में आए थे, तो महाकुंभ 2025 जिसके बारे में कहा जाता है, ये एक दुर्लभ संयोग है, अलौकिक आनंद देने वाला है कि 144 वर्ष के बाद ऐसा कुंभ आ रहा है। तो मैं तो 2019 सरकार में रह करके जिम्मेदारी देखा हूँ, 2025 भी सरकार में रह के देख रहा हूँ। 2013 का महाकुंभ जब हुआ था, उस समय मैं विधायक था, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। बहुत बड़ी अव्यवस्था का सामना करना पड़ा था तीर्थयात्रियों को, संतों को, मेला में आने वाले जो भक्तगण होते हैं, जो एक चाहत रहती है कि हम गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में एक डुबकी लगाएं। चूँकि श्री अखिलेश यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने मेले की बागडोर अपने चचा मोहम्मद आजम खां को सौंप दी थी। उसके कारण से जैसी व्यवस्था पर ध्यान जाना चाहिए था, ध्यान नहीं देने के कारण बहुत कठिनाइयाँ हुई थी। लेकिन हम लोगों ने 2019 में कोशिश किया था कि कोई असुविधा न होने पावे। 2025 के कुंभ के लिए और अच्छी व्यवस्था करने का प्रयास किया जा रहा है। अभी व्यवस्थित हो गया है, थोड़ा बहुत जो कार्य और बाकी है वो 2-4 दिन में सब पूरा हो जाए। आपने आजम खान का नाम लिया क्योंकि वही 2013 में उस कुंभ के प्रभारी मंत्री भी थे। समाजवादी पार्टी तो कह रही है कि हम लोगों ने बहुत शानदार कुंभ किया था। उन्होंने शीशे का घर अपना बनाया, उसी में पत्थर फेंक दिया। अगर वो 2013 की बात ना करते, चाहे सपा के कोई भी नेता, अखिलेश यादव जी सहित, तो शायद उनके ऊपर कोई सवाल नहीं करता। उन्होंने ही सवाल उठाया था, तो उसका जवाब मैं बता रहा हूँ। क्योंकि मैं 2013 का जो कुंभ संपन्न हुआ था उसका भी साक्षी हूँ, और 2019 के अर्धकुंभ का और 2025 का 13 जनवरी से प्रारंभ हो रहा है। तो श्री अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में संपन्न कुंभ की दुर्दशा शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। लेकिन विपक्ष ये भी कह रहा है केशव जी कि कुंभ को आप ऐसे प्रचारित कर रहे हैं जैसे ये भाजपा का कुंभ हो, बीजेपी के ही नेता सब कुछ यूं कर रहे हैं मानो ये बीजेपी का कुंभ बनकर रह गया। यही बात ये लोग भगवान रामलला की जन्मभूमि पर जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब भी यही बात कह रहे थे और आज भी यही बात कह रहे हैं। मैं तो उनसे कह रहा हूं कि वह भी निमंत्रण लेकर के जाएं, देश और दुनिया और देश के दूसरे प्रदेशों में जिनको आमंत्रित करना चाहें आमंत्रित करें, और स्वयं भी सब लोग आवें, यहाँ डुबकी लगावें। किसी को यहाँ रोक नहीं है। लेकिन अगर प्रचार हो रहा है तो उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है, ये सवाल तो बनता है कि उनसे पूछना चाहिए कि आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है। अगर हम लोगों को जा करके निवेदन कर रहे हैं कि आप आते तो ही हैं, आप पूरे राज्य के लोगों के साथ आइए, हम आपको आमंत्रित करते हैं। हम प्रयागराज के कुंभ की जो दिव्यता है, भव्यता है, सुरक्षा है, डिजिटलीकरण है, अविरल और निर्मल माँ गंगा का
पावन प्रवाह है, और आज तक ने धर्म संसद के नाम से या जो कार्यक्रम किया है, ऐसे जगह किया है कि आपने चुनाव भी बहुत अच्छा किया है। मैं आप आज तक परिवार की पूरी सराहना भी इस बात के लिए करूँगा। गंगा मैया के दर्शन भी हो रहे हैं, आपके माध्यम से प्रदेश और देश और दुनिया में संदेश भी जा रहा है। लेकिन केशव जी, जब चर्चा निकली विपक्ष की, तो ममता बनर्जी ने आज कहा कि इससे बड़ा मेला तो हमारे यहाँ गंगा सागर का होता है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसको केंद्र की सरकार की मदद है और हमें नहीं भी देते। नहीं दीदी जी, अगर देखिए डबल इंजन की सरकार का फायदा यह होता जरूर है कि केंद्र सरकार तो मदद करती है देश के हर राज्य को, लेकिन अगर मदद लेने का काम जिस प्रकार से करना चाहिए उस प्रकार से करेंगे तो सरकार तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हो, और देश के किसी क्षेत्र का विकास का कार्य हो, चाहे तीर्थ स्थल का विकास हो, चाहे कोई ऐतिहासिक स्थल का विकास हो, चाहे कोई अभी हम लोग तो माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ कई बैठकों में बैठते हैं, उन्होंने जो जैसे हम प्रयाग में बैठे हैं तो उत्तर प्रदेश का आखिरी गांव कौन सा है जो नेपाल के बॉर्डर पे है, उन्होंने कहा वो आखिरी ग्राम नहीं है, वो प्रथम ग्राम है उत्तर प्रदेश का, यहाँ से शुरू करो और वहाँ जा कर के सीमा क्षेत्र के गांव में एक रात्रि का प्रवास भी करो। इस प्रकार का ध्यान रखने वाले, एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना करने वाले, और जिनके कार्यकाल में अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर भी बन गया, जिनके कार्यकाल में 2019 का भव्य और दिव्य अर्धकुंभ हुआ, माननीय प्रधानमंत्री जी का पूरा मार्गदर्शन है और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में हम लोग इसका इम्प्लीमेंट यहाँ कर पा रहे हैं, और पूज्य संतों का आशीर्वाद है, भक्तों का आशीर्वाद है, सबका समर्थन है, सहयोग है। विपक्ष को केवल पेट में दर्द है कि इतना अच्छा क्यों हो जा रहा है। लेकिन केशव जी, विपक्ष का दर्द चाहे जो हो, लेकिन पिछली बार यही वक्त था जब राम मंदिर का लोकार्पण कह लीजिए हुआ, राम मंदिर जनता के लिए खुला, लेकिन तुरंत चुनाव हुआ और उसका परिणाम बड़ा बुरा हुआ। अभी महाकुंभ है, अभी फिर आप एक चुनाव में जाएंगे, मिल्कीपुर में जाएंगे, कहीं चुनाव से जुड़ते हैं या बड़े बड़े आयोजन? ये कुंभ का जो आयोजन है युगों युगों से हो रहा है, और इसको चुनाव से, श्री रामलला की जन्मभूमि पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम या राष्ट्र के स्वाभिमान और सम्मान से जुड़ा हुआ विषय था, वह चुनाव से जुड़ा विषय नहीं था। प्रयागराज का महाकुंभ यह चुनाव का हिस्सा नहीं है। चुनाव तो आते और जाते रहते, लोकतंत्र में हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं, और हर 5 वर्ष में चुनाव होते हैं और हमको जनता का आशीर्वाद मिलता है। देश में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में चल रही है, और जहाँ चुनाव हो रहे हैं, हरियाणा हो, महाराष्ट्र हो, अभी देख रहे हैं वहाँ विजय प्राप्त हुई है, और आगे हम तीसरी बार निश्चित तौर से उत्तर प्रदेश में फिर सरकार बनाएंगे। लेकिन आपके लिए ये कुंभ कितना बड़ा चैलेंज है, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि 40 करोड़ लोगों की आप उम्मीद कर रहे हैं। ठीक है, कुंभ क्षेत्र आपने बहुत बड़ा भी किया है, बढ़ाया भी है, लेकिन कितना बड़ा चैलेंज है आपके लिए ये महाकुंभ? इतना बड़ा जब समागम है, जो पृथ्वी पर इतनी बड़ी संख्या में किसी एक स्थान पर एक उद्देश्य से लोग एकत्रित नहीं होते। आज पृथ्वी के सबसे बड़े समागम यानी महाकुंभ 2025, इसमें जब 40 से 50 करोड़ का अनुमान है तो तैयारियां भी हमारी हैं, लेकिन चुनौतियां हम लोग यहाँ मानते हैं और सबसे अपील करते हैं। जो यहाँ कुंभ में कल्पवास करने आए हैं, चाहे हमारे पूज्य आचार्यगण संतगण हों, वह सबका आशीर्वाद, उनकी शिष्य परंपरा से जुड़े हुए लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। प्रयागवासियों का विशेष दायित्व है, अतिथि देवो भव, मतलब यह भगवान की विशेष कृपा है कि प्रयागराज को हर 6 वर्ष में अर्धकुंभ और 12 वर्ष में महाकुंभ के अवसर पर, और हर वर्ष यहाँ माघ मेला भी, बाकी स्थान पे जो कुंभ के आयोजन होते हैं, महाकुंभ के आयोजन होते हैं, उससे बड़ी बड़ी संख्या में यहाँ माघ मेले में हर वर्ष यहाँ भीड़ एकत्र होती है। चैलेंज मानते हैं हम लोग, अगर चैलेंज नहीं मानेंगे तो उसको दूर कैसे करेंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि पूरी जो मशीनरी है डबल इंजन सरकार की, गंगा मैया यमुना मैया के इस पवित्र संगम के अंदर अगर जल के अंदर भी कोई ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर भी जो सेवा करने वाले हैं, हमारे SDRF वाले हों चाहे NDRF वाले हों, चाहे हमारे निजी क्षेत्र से भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर लगाया, वहाँ भी सब लगे हुए हैं, और जो अन्य व्यवस्थाएं हैं प्रशासनिक दृष्टि से, पुलिस की दृष्टि से, सब आदर और सम्मान पूर्वक जो भी तीर्थयात्री मेला क्षेत्र में आ रहे हैं उनके साथ व्यवहार करें, ऐसी उनसे अपेक्षा की गई। स्वास्थ्य की दृष्टि से यहाँ नेत्र कुंभ भी लग रहा है, आपको शायद जानकारी मिली होगी, मतलब कोई ऐसा अभी ज्ञान कुंभ एक कार्यक्रम था, मैं वहाँ से यहाँ आ रहा हूँ, क्योंकि मेला क्षेत्र विस्तृत है, थोड़ा 2-4 मिनट देर भी हो रही थी, लेकिन ज्ञान कुंभ भी यहाँ ज्योतिषियों का भी एक कुंभ लग रहा है। यह महाकुंभ है, तो महाकुंभ में अनेक प्रकार के
यहाँ कुंभ के आयोजन होंगे। जैसे आपने धर्म संसद किया, धर्म संसद मैंने संसद का मतलब विराट रूप है, तो वैसे यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी, लोग सकुशल आएंगे और सकुशल अपनी मनोकामना पूरी करके अपने घरों को वापस भी जाएंगे। लेकिन एक बात और उठ रही है कि आप दुनिया भर से लोगों को बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं, आप खुद मेजबान हैं, लेकिन मुसलमानों को यहाँ दुकान लगाने की इजाज़त नहीं है। क्या ये ठीक है? देखिए, ये कोई सरकारी आदेश नहीं है कि दुकान लगाने का आदेश नहीं। आदेश ये है कि यहाँ पर सब पवित्र भाव से आते हैं। कोई कल्पवासी है तो अनुष्ठान कर रहा है, वो कुंभ मेला क्षेत्र का ना पानी पीता है ना भोजन करता है। कोई हमारे पूज्य संतगण आए हैं, उनकी अपनी साधना है, उस साधना में विघ्न डालने वाली कोई हरकत ना कोई करे, ऐसी अपेक्षा सरकार की ओर से है, मेला प्रशासन की ओर से है, पुलिस की ओर से है। लेकिन किसी के प्रति भेदभाव की भावना नहीं है। जो मेला क्षेत्र में आना चाहता है उसका स्वागत है, लेकिन इसको इस रूप में प्रचार करने की आवश्यकता कतई नहीं है कि किसी को प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन अगर कोई आकर के यहाँ एक पवित्र माहौल को अपवित्र करने का काम करेगा, कोई गंदगी फैलाने का काम करेगा, ऐसा भोज्य पदार्थ बना करके खिलाने का काम करेगा जो नहीं करना चाहिए, तो उस पर तो सख्त नज़र रहेगी। तो इसका मतलब तो है कि कहीं ना कहीं आधिकारिक तौर पर ना हो, लेकिन अनकहे तौर पर तो एक प्रतिबंध जैसा है कि भाई आप दूर ही रहें। नहीं, ऐसा देखिए, मैंने कहा ना, ये स्पष्टता कर दूं मैं कि जो अन्य सामग्रियां हैं, जैसे कोई खाने पीने का सामान नहीं है, जो इस प्रकार से कृत्य करते हैं या कर सकते हैं, कुछ आशंका होती तो वो इससे दूर रहें। और यहाँ यह मेला क्षेत्र तो 2 लाख करोड़ से अधिक की अर्थव्यवस्था को छलांग प्रदान करने वाला मेला है। कुंभ महाकुंभ का मेला कोई साधारण मेला नहीं, और उसमें रोजगार की दृष्टि से, व्यापार की दृष्टि से भी अनेक अवसर हैं। लेकिन खान पान की सामग्रियों का जो निर्माण करने वाले हैं, जो विक्रय करने वाले हैं, उनको इस पर सावधानी स्वयं बरतनी चाहिए। तो कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई दुकान लगा सकता है यहाँ? हाँ, प्रतिबंध का कोई ऐसा आदेश नहीं जारी हुआ है, लेकिन मैंने भावना बता दिया कि यहाँ मेला क्षेत्र में रहने वालों की भावनाएं क्या हैं, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उसी के अनुरूप अपना कोई कारोबार करना चाहिए। लेकिन किशोर जी, आप तो बहुत समय से यहाँ कुंभ देख रहे हैं, साल दर साल या यूं कहें कुंभ दर कुंभ ये विस्तृत होता जा रहा है, विराट होता जा रहा है। इस बार एक सवाल उठ गया कि यहाँ पे वक्फ की भी ज़मीन है, देखा है आपने? अब मैं ये कहूँ, अगर ये संगम के पावन तट से बैठ करके कि जब इस्लाम पैदा नहीं हुआ था तब से कुंभ हो रहा है। इस्लाम की उम्र तो 1400 साल की है ना, कुंभ तो युगों युगों का है। और अगर उस पर कोई वक्फ की बात करता है यहाँ पर, तो यह बहुत घटिया तरीके से प्रचार पाने का एक नाजायज़ तरीका है, और ऐसे लोगों की पूरे देश को निंदा करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए। और यह प्रयागराज का कुंभ जो है, यहाँ का सब पूरा स्वामित्व जो है वो तीर्थराज प्रयाग का है, यहाँ वेणुमाधव भगवान का है, यहाँ गंगा मैया, यमुना मैया, सरस्वती मैया का है। इस प्रकार की बयानबाजी कोई न करे, इसको कतई स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार का बयान का कोई महत्व नहीं है, कोई स्थान नहीं। तो चूँकि ये वक्फ की बात निकली तो हम थोड़ा संभल की तरफ भी आपका ध्यान खींचना चाहेंगे। इस वक्त संभल में जो हो रहा है, संभल में हरिहर भगवान का मंदिर कह रहे हैं कि मिला है। मुख्यमंत्री आए थे आज हमारे कार्यक्रम में, उनसे जब ये भी सवाल पूछा गया कि ये बताइए कि अगर ये सिद्ध हो जाता है सारे तथ्यों के ज़रिए कि यहाँ पर ये मंदिर था, तो क्या करेंगे? तो हमारा भी आपसे सवाल यही है, काशी, मथुरा, अयोध्या, आपके पास अयोध्या का मंदिर बन गया, काशी, मथुरा और अब संभल, क्या करेंगे आप? देखिए, एक आस्था रखने वाले व्यक्ति के रूप में हरिहर मंदिर की तो जानकारी हमारे धर्म ग्रंथों में भी है, लेकिन हम लोग न्यायपालिका का सम्मान करते हैं। हम जानते थे कि अयोध्या में रामलला का जन्म स्थान जहाँ आज विराजमान है, वहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वहाँ भव्य मंदिर बनना चाहिए। लेकिन 500 साल की लड़ाई के बाद रामलला का भव्य मंदिर अब बन पाया है। यह भी मामला न्यायपालिका के समक्ष विचाराधीन है। मैं तो यही कहूँगा कि जो मंदिर है उसको जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, 2 ही विकल्प होते हैं, या तो समझौते से, या तो कानून बना करके, और या तो न्यायालय के द्वारा निर्णय के आधार पर। यही बात हम श्री राम जन्मभूमि के मामले में भी कहते थे, यही बात हम संभल में हरिहर मंदिर के बारे में भी कह रहे हैं। और ऐसे जो भी स्थान है,
हम लोग इस देश में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस भाव से काम करते हैं। और देश के विकास में, लोगों के विकास में, गरीब अमीर के बीच में कोई हम लोग इस प्रकार की खाई कभी भी नहीं खड़ी किए कि ये हिंदू है तो इसको मदद करना, ये मुसलमान है तो इसको मदद नहीं करना। हम सबका साथ, सबका विकास माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी की अगुवाई में करने का काम करते हैं। तो संभल का जो मामला है वह मामला इस समय न्यायालय में विचाराधीन है, लेकिन यह सच है कि वहाँ हरिहर मंदिर होने के प्रमाण यह सिद्ध है। अब जब उसका निर्णय होगा उसका हम लोग इंतजार करेंगे, अन्यथा कोई और विकल्प निकलेगा तो उस पर बातचीत करेंगे। नहीं, लेकिन संभल के मामले के दौरान ही संघ प्रमुख का भी एक बयान आया कि हर जगह शिवालय ढूंढने की क्या ज़रूरत है, हर जगह खुदाई की क्या ज़रूरत है। बावजूद इसके जो आपकी खुदाई है वो जगह जगह जारी है, संभल में या कहीं भी, और नए नए मंदिर भी मिल रहे हैं। तो क्या माना जाए कि भाई संघ प्रमुख ने जो कहा वो बात मानी जाए, या आप लोग, आपकी सरकार जो कर रही है वो ठीक है? नहीं, हमारी सरकार इसमें कुछ नहीं कर रही। सरकार, देखिए, न्यायपालिका के समक्ष मामला गया, न्यायपालिका ने आदेश दिया कमीशन सर्वे का, कमीशन सर्वे के लिए गया। समाजवादी पार्टी के एक सांसद और एक विधायक ने वर्चस्व की लड़ाई में आपस में जंग किया, उस जंग में कुछ लोग मारे गए। अब जब मारे गए तो वह तो उनकी सही बात यह है कि इसकी मुख्य अपराधी समाजवादी पार्टी है और वो चस्पा कर रही सरकार के ऊपर। दूसरा, जहाँ तक परम पूज्य सरसंघ चालक जी की बात है, मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक हूँ और परम पूज्य सरसंघ चालक जी ने अगर कुछ कहा है तो मैं उसके इतर तो बोल भी नहीं सकता और कहने का सवाल ही नहीं है। और उनके द्वारा जो कहा गया है, एक स्वयंसेवक के नाते मैं उसे समझता हूँ और समाज भी समझता है। उसके पीछे का भाव गलत नहीं है, उसके पीछे का भाव केवल यही है कि आपस में समरसता भी बनी रहे, एकता भी बनी रहे और भारत प्रगति के पथ पर आगे भी बढ़े, ऐसा मैं निष्कर्ष निकाल पा रहा हूं। और जो इस प्रकार के मामले माननीय न्यायालय के समझ विचाराधीन है तो माननीय न्यायालय के निर्णय का इंतजार करेंगे। नहीं, तो आपको लगता है कि जिस तरीके से शहर शहर अब नए नए मंदिर ढूंढे जा रहे हैं, शहर शहर उसकी खुदाई हो रही है, निकल रहे हैं, ये सब चीज़ें चलनी चाहिए या कहीं आखिर जा करके कहीं ये रुकेगा भी? देखिए कुमार अभिषेक जी, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो शहर शहर कुछ सरकार की न तो योजना से निकाले जा रहे हैं, लेकिन अगर किसी समय ऐसी परिस्थिति थी कि इस प्रदेश में या देश में ऐसी सरकार थी जो दंगों को रोक नहीं पाती थी, बहुत बड़ी संख्या में हिंदुओं को बहुत सारे मोहल्लों से पलायित करके जाना पड़ा और जो वहाँ मंदिर बने थे उसको एक कबाड़ खाने के रूप में बंद कर दिया गया। अगर कोई ऐसा मिला है तो उसको इस रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। यह सही है कि आज लोगों का आत्मविश्वास बढ़ा है कि अगर कहीं कोई मंदिर था, कोई मस्जिद को कोई मंदिर नहीं बना रहा है, लेकिन अगर कहीं कोई मंदिर था, अगर वो प्राप्त हो रहा है तो उसको प्राप्त होने पे विवाद खड़ा करने की जगह संवाद की आवश्यकता है। संवाद करके जो जिसका स्थान है, अगर मंदिर था और किसी डर भय के कारण से बंद कर दिया गया था, वहाँ से लोग पलायित कर गए थे, अगर कोई वहाँ पूजा अर्चना करने जाना चाहता तो सरकार के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि हम सरकार के नाते जो जिम्मेदारी उसको निभावें और निभा करके जहाँ पर इस प्रकार के कोई मंदिर हैं, कोई धर्मशालाएं हैं, कोई धार्मिक स्थल हैं, कहीं कोई हिंदू मोहल्ला ऐसा हो जहाँ कोई मस्जिद भी इस प्रकार से कोई घेर करके बैठा तो वह भी बताएं, वह भी अपना ले जाएं। तो सरकार का काम कानून व्यवस्था बनाए रखना है। लेकिन चुनाव के एन पहले एक नारा चला और वो नारा बड़ा चर्चित हुआ और कहा गया कि पार्लियामेंट चुनाव के बाद बटोगे तो कटोगे, एक हैं तो सेफ हैं। ये इस नारे ने कमाल किया और हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को जिताया। आप कहते रहे कि एक हैं तो सेफ हैं हमारा नारा है, बटोगे तो कटोगे हमारा नहीं है। क्या? देखिए, इसको इस रूप में नहीं लेना चाहिए। मेरा ये मानना है कि चूंकि यह माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो अपने भाषण के दौरान किसी परिप्रेक्ष्य में बटोगे तो कटोगे का उल्लेख किया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर एक हैं तो सेफ हैं यह भी उन्होंने अपने उद्बोधन में जोड़ा है। हाँ, मैं चूंकि मेरे भी नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, मेरे मुख्यमंत्री जी के भी नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और देश के अनेक करोड़ों कार्यकर्ता उनको नेता भी मानता है, उनको आदर्श भी मानता है। तो उन्होंने अगर कहा एक हैं तो सेफ हैं, सबका साथ सबका विकास, विकसित भारत 2047 एक लक्ष्य दे दिया, एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य दे दिया, एक देश एक चुनाव को लेकर के विषय चल रहा है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य रहता है
इस भारत को विश्व में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य है, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य है, आत्मनिर्भर भारत बनाने का लक्ष्य है, गरीबी से मुक्त भारत बनाने का लक्ष्य है। जो स्थान जिस गौरव गरिमा को प्राप्त होना चाहिए, उन्होंने कहा है हमें विरासत पर गर्व है। मतलब हमारी जो विरासत है, अगर हम उस पर गर्व ना करें, कुंभ हमारी क्या है। अब यहाँ पे अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश ने अपना आशीर्वाद न दिया होता तो यहाँ से आपको अक्षय वट दिखाई दे रहे हैं। अक्षय वट का दर्शन यहाँ बैठे हुए कोई जो प्रमुख लोग हैं वो भी नहीं कर पाते, लेकिन आज साधारण से साधारण कुंभ यात्री भी अगर चाहता है कि हमें अक्षय वट के भी दर्शन करने तो कर सकता है। यहाँ बड़े हनुमान जी लेटे हुए हैं, वहाँ दिव्य कॉरिडोर बन करके तैयार है। मनकामेश्वर भगवान का स्थान है। यहाँ प्रयागराज का नाम ही प्रयाग इसलिए पड़ा था कि पहला यज्ञ धरती पे ब्रह्मा जी ने जो किया था वो प्रयाग में किया था। इसके कारण से दशाश्वमेध घाट कैसा दिव्य बन करके, भव्य बन करके घाट भी तैयार है और मंदिर का भी जीर्णोद्धार हुआ है। तो ऐसे बहुत स्थान में उसका वर्णन करूंगा तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन मैं यह मानता हूं कि मेरे प्रधानमंत्री जी के द्वारा एक हैं तो सेफ हैं, ये हम सब का नारा है और किसी नारे को लेकर के उसमें विवाद का कोई स्थान नहीं। चलिए, नारे पे कोई विवाद नहीं, लेकिन अभी आप माँ गंगा की तरफ इशारा भी कर रहे थे, प्रणाम भी किया आपने, देख भी रहे थे, आपने आचमन भी किया था कुछ दिन पहले। तो क्या गंगा इतनी अविरल, निर्मल, इतनी साफ और शुद्ध हैं कि अब गंगा बिल्कुल आचमन लायक है? अब मैं ये कह सकता हूँ, आपने कहा था कि आपका प्रयाग का केशव जी बचपन से नाता है, तो बचपन से मेरा नाता है, लेकिन बीच का कालखंड जब ऐसी सरकारें थीं जिन्हें भारतीय संस्कृति को मानने वालों के प्रति जो भाव अच्छा होना चाहिए वो नहीं रहता था, तो यहाँ गंगा जी का जल मैं जानता हूँ आचमन करने योग्य नहीं था, स्नान करने योग्य नहीं था। लेकिन आज आप हमारे पूज्य संतों से पूछेंगे, जो तीर्थयात्री आ रहे हैं उनसे पूछेंगे, अविरल निर्मल गंगा का मैया का प्रवाह है, यमुना मैया का प्रवाह है। और जिस बात का इंतजार है 13 जनवरी प्रथम स्नान का, उसके लिए लोग तैयार हैं। आचमन करने योग्य नहीं, आप ही नहीं जो भी कुंभ में आवे वह गंगा मैया से आशीर्वाद रूप में गंगा मैया का, यमुना मैया का संगम का जल ले करके जावें। अब आज ऐसा जल है कि वर्षों तक अगर रखेंगे तो वह सुरक्षित रहता है, जैसा पहले माना जाता था कि लोग गंगा दूर दूर से, यहाँ तो हम लोग गंगा जी के किनारे वाले, गंगा किनारे वाले, लेकिन बहुत सारे लोग हैं गंगा मैया के पास आने के लिए देश से ही नहीं विदेश से भी लोग आते हैं, तो वह यहाँ से जल ही ले जाते हैं और वर्षों वर्ष रखा रहता है, कभी खराब नहीं होता है। लेकिन कुछ पर्यावरणविदों ने, एनजीटी ने भी कुछ सवाल उठाए। आपको क्या लगता है कि इनका नहीं, जो सवाल उठाए थे बीच में कुछ ऐसी समस्याएं थी, उन समस्याओं का समाधान किया गया। कोई भी गंदे नाले का जल गंगा जी में प्रवेश ना करे और कहीं भी कोई किसी रास्ते से आ रहा है तो उसका ट्रीटमेंट करके एसटीपी के प्लांट लगाए गए हैं। अस्थायी प्लांट भी ऐसी कुछ व्यवस्थाएं की गई कि गंगा जी में कोई अपवित्र जल ना जाने पावे, स्वच्छ जल ही जाए, इसकी व्यवस्था सरकार ने मजबूती से की। चलिए, अब 1-2 लास्ट में पॉलिटिकल सवाल हैं आपसे सीधा। ये बताइए कि जातिगत जनगणना को लेकर के क्या है, क्योंकि बीजेपी ने अभी तक अपना आधिकारिक स्टैंड नहीं क्लियर किया है, लेकिन हमें जहां तक जानकारी है आप हमेशा से जातिगत जनगणना के पक्ष में रहे हैं। देखिए, मैं जातिगत जनगणना के कभी विरोध में नहीं रहा हूं, मैं सदा पक्ष में रहा हूं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार से जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, जो इस देश के अपने को राजकुमार समझते हैं, श्री राहुल गांधी जी, श्री अखिलेश यादव जी, इस प्रदेश के अपने को वो 27 का सत्ताधीश कहते थे, लेकिन अब 47 तक तो नंबर आने वाला नहीं है। 47 तक का तो फिक्स हो गया है कि 2047 तक देश और प्रदेश में भाजपा रहेगी। ये लोग जब सत्ता में थे, क्या कुंभकर्णी निद्रा में सोए हुए थे? तब इनको जाति जनगणना का याद नहीं आया? जब उत्तर प्रदेश के अंदर श्री अखिलेश यादव जी थे तब क्यों सो रहे थे? इनके समर्थन से केंद्र में कांग्रेस की सरकार चल रही थी। अब तो माहौल बन गया। अब पिछड़ी जाति का एक गरीब माँ बाप का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया, तो माहौल कैसे खराब कर दिया जाए? संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में, झूठ बोल करके गुब्बारे में थोड़ी देर के लिए हवा भरी जा सकती है, लेकिन उस गुब्बारे की हवा हरियाणा और महाराष्ट्र ने निकाल दिया। अब वो गुब्बारे में हवा कभी नहीं भरेगी। समाजवादी पार्टी समाजवादी पार्टी होगी, कांग्रेस मुक्त भारत होगा, ये आप एकदम भरोसे से मैं कह सकता हूँ संगम के पवित्र तट से। चलिए, आखिरी सवाल के तौर पर, पार्लियामेंट तो आपका ठीक नहीं रहा, लेकिन आप लोगों ने जो उपचुनाव है वो आपने अच्छा किया। क्या मिल्कीपुर जीतेंगे? क्योंकि अयोध्या आप हार चुके हैं पार्लियामेंट में। देखिए,
हार जीत यह एक अलग विषय होता है। हम हारे हैं ये हमें पता है, हम क्यों हारे हैं ये भी हमें पता है। कोई कमी होती है तो उसको दूर करते हैं, फिर अगले चुनाव के लिए तैयारी करते हैं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन बूथ स्तर तक मजबूत है और मिल्कीपुर अभी हमने 9 सीटों में से 7 सीटें जीती, इसका प्रमाण है। समाजवादी पार्टी की 2 सीटें जो बची, करहल और यहाँ सीसामऊ कानपुर की, वह तो बच गई। हम लोगों को भी लग रहा था कि ये सीटें हम जीत नहीं पाएंगे, अन्यथा हम थोड़ा और जोर लगाते तो 9 की 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारे गठबंधन के लोग जीते। और मिल्कीपुर तो 100% जीतेंगे, उसको लेकर कोई संशय मत करिए। 2017 में हम जीते थे, 2022 में बहुत थोड़े अंतर से वो सीट हमसे रह गई थी। 2022 में भी कुछ इस प्रकार का माहौल सपा बनाने में सफल हो गई थी कि उसकी सरकार बन रही है, लेकिन अब सपा सफा है। देख रहे हैं आप, पूजा पाल जी सपा सड़ गई थी, आजकल भाजपा के साथ हम लोगों के साथ आ गई, बैठी हैं। तो बहुत शुक्रिया हाँ। केशव मौर्य जी हमारे इस धन्यवाद। धर्म संसद में आने के लिए। और आप चूंकि यहाँ के होस्ट हैं, मेजबान हैं, तो हम लोग तो आपके ही मेजबानी नहीं, में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। और आप सब इतना बड़ा जो यहाँ पे आयोजन धर्म संसद के नाम से, आज तक मैंने एक ऐसा जाना पहचाना देश का चैनल है जिसे हर व्यक्ति देखना भी चाहता है, सुनना भी चाहता है, और आपने इस प्रकार का आयोजन किया और सफल आयोजन किया। मैं इसकी आप सबको बधाई भी देता हूँ, आपके पूरे आज तक परिवार को बधाई देता हूँ।